हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक डे विद अस। इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MSc केमिस्ट्री में कर रखा है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप हमसे कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, खुद तो कनेक्ट होइए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इस ऐप से कनेक्ट हों। ठीक माय डियर, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको हमारे इस ऐप से कनेक्ट होकर। ठीक है माय डियर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनमें से मैं कुछ फ़ायदे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला है यार डेली लाइफ क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव इंटरेक्ट करने का मौका देती है। आप हमारी जब ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो और वो उस क्लास में आपको जो भी जैसे भी डाउट्स हो आप बिंदास होकर पूछ सकते हो यार। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स में हम लोग पोलिंग करवाते हैं। पोलिंग में फ़ायदा क्या होता है कि हमको ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने क्वेश्चन को सही किया और कितने बच्चे ने क्वेश्चन को रॉन्ग किया। इसके अलावा इससे बड़ा फ़ायदा है कि वहाँ पे एक टाइम सेटिंग होती है। हमको ये भी पता चल जाता है कि कितने सेकंड्स में सवाल को दिया गया है। क्योंकि यार देखो, एग्ज़ाम में पेपर तो कोई भी निकाल लेता है, बट इम्पोर्टेंट है राइट टाइम के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक होता है लॉन्ग मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड। बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाएँ, ऐसी ट्रिक्स बताएँ आपके लिए। इसके लिए आप जब पोलिंग करोगे तो आपको एहसास होगा कि नहीं यार, ये क्वेश्चन तो 2 सेकंड या 10 सेकंड में ख़त्म कर देना चाहिए था, जबकि मैंने उसमें 2 या 3 मिनट लगा दिए। तो इट्स अबाउट कि आप जब हमारी लाइव क्लास लोगे तो आपको वहाँ पे एहसास होगा कि हाँ यार, हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं कई पड़ा है। क्योंकि एक-एक मिनट कीमती है, एक-एक मिनट कीमती है आपके लिए वहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट इज़ यार लाइव टेस्ट एंड क्विज़। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज़ देने का मौका देता है। इससे फ़ायदे क्या हैं? इससे आप अपनी परफ़ॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। क्लास में यार अगर हमारे पास 100 लाइव्स बच्चे बैठ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप अपने घर के शेर हो तो आओ मार्केट में या फील्ड में आओ। तब आपको एहसास होगा कि नहीं यार, अभी मुझे और मेहनत करनी है कि नहीं करनी है। उससे एक एनालिसिस मिल जाता है। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो, उसमें अपनी गलतियाँ पता चलती हैं, अपनी मिस्टेक्स को सुधारते हो। हो सकता है वो मिस्टेक सिली मिस्टेक हो सकता है वो मिस्टेक कंसेप्चुअल मिस्टेक हो। तो बहुत तरह की मिस्टेक्स होती हैं, आप कौन सी मिस्टेक से गुजरते हो, वो आपको एहसास हो जाएगा। लेकिन उसको सही करने के लिए आप टेस्ट दोगे। आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है यार एग्ज़ाम हॉल में बैठने में। ठीक। नेक्स्ट इज़ स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। अनअकैडमी का कोई भी कोर्स हो, कोई भी मतलब कोई भी कोर्स हो, वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है। इट मीन्स जब आप क्लास में एंट्री लोगे तो आपको DPP मिलती है। टॉपिक के बाद DPP को सॉल्व करते हो, फिर उसके अलावा उसके डाउट्स होते हैं, फिर आपको नेक्स्ट DPP मिलेगी एंड सो ऑन। फिर आपका एक माइनर टेस्ट होगा, फिर आपका मेजर टेस्ट होगा। ठीक है, इससे आपका होगा क्या, एक कंप्लीट पैटर्न बना हुआ है कि आज इतना सिलेबस होना है, आज इतना होना है, आज इतना होना है। क्योंकि सिलेबस तो सब खत्म कर लेंगे, लेकिन टाइम पे ख़त्म करना सिलेबस, उसके लिए आपको पहले से ही प्री प्लानिंग चाहिए। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना ज़रूरी है। तो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है कि हर तीसरी या चौथी क्लास के बाद हम एक टेस्ट ज़रूर रखते हैं कि जो आपने पढ़ा वो आपको आया कि नहीं आया। तो उसका स्ट्रक्चर्ड कोर्स का बहुत बहुत महत्व होता है यार लाइफ में। आपकी बॉडी क्लॉक और मेंटेन रहनी चाहिए, नहीं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। उसका मतलब आपने हर चीज़ में क्लॉक बना रखी है। तो हमारे साथ भी जब स्ट्रक्चर्ड प्लान होगा ना, तो उसकी एक क्लॉक होगी, ये इतने बजे खत्म होना है, ये इतना खत्म होना है, ये इस टाइम पे इतना खत्म होना है। ठीक। इससे हम एक लाइन और एक मैनर में रहेंगे और एग्ज़ाम को बहुत ईजिली क्रैक कर सकें। ठीक। नेक्स्ट यार अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, इन केस किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो या भूल जाते हो, या आपके कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं, तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो। इसके अलावा हमारे अनअकैडमी की टीम में एन नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। इंडिया के बड़े-बड़े फैकल्टीज़ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और आप एक एक्सेस में जितने भी फैकल्टीज़ को देखना चाहो, जितने भी फैकल्टीज़ से पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल, आपको केमिस्ट्री 10 से पढ़नी है आप 10 से पढ़ो, फिजिक्स 20 से पढ़नी है आप 20 से पढ़ो। अपनी मर्जी को टीचर चुनो, अपने हिसाब से पढ़ो, अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ो। ठीक है।
और इसका सभी का फ़ायदा उठाने के लिए हमारी जो फ़ीस है वो बहुत 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 इकोनॉमिकल, बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस है। मैं बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो पीछे तो पहले तो इतने सारे आपको बेनिफिट्स बताए मैंने। अब आप अगर नॉर्मली किसी एक इंस्टीट्यूट में जाते हो अदर देन अनअकैडमी, तो आपको मात्र सिर्फ एक टीचर मिलता है। उसके बाद भी वहाँ अगर आप फीस देखोगे तो करीबन करीबन मेरे हिसाब से साल का 1 लाख से नीचे तो बात ही नहीं उठेगी। यहाँ पे हम आपसे क्या कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली कितना मांगते हैं, सिर्फ 30,000। इसके अलावा भी हम आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देते हैं, और उस इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, एंड माई कोड इज़ धीरेन, दैट इज़ DHIREN। आप जैसे इस कोड को यूज़ करोगे गाइस, तो आपको होगा ये कि आपका जो अमाउंट होगा वो घट के कितना आ जाएगा, 27K आ जाएगा। मतलब 27,000 के अमाउंट में आप एक तो 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो PCM, उसके बाद आपको n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ मिलते हैं। नॉर्मल कोचिंग में एक फैकल्टी 2 फैकल्टी पढ़ाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता। यहाँ पे n नंबर फैकल्टीज़ है और हर एक फैकल्टी अपने टॉपिक का मास्टर है। तो आप जिसको जिससे पढ़ना है आपकी मर्ज़ी, एंजॉय करो क्लास को, ठीक। इसके अलावा बेटा अगर आप अभी क्लास 11th में हो या आपका ड्रॉप आउट करने का प्लान है, आप 12th में हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 साल की जगह आप एटलीस्ट 2 साल का प्लान लो। मैं आपसे 2 साल को के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो भैया मेरे सिर्फ गैप, यहाँ पे आप गैप देखो बच्चे, आप 27,000 और 32,400 नियरली जो गैप आ रहा है वो 5,400 का आ रहा है, मतलब 5,000 का गैप है। अब 5,000 सिर्फ एक्स्ट्रा और पे करना है, और हमारे आपकी जर्नी जो 12 महीने की थी वो 24 महीने की हो जाएगी, ठीक है। इतनी बड़ी जर्नी हम मिल के साथ निभाएंगे और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। बाकी यार इट्स अपॉन यू, आपका हार्डवर्क है, सब कुछ पूरा रोल पे हार्डवर्क करता है यार। आप कितना मेहनत करते हो हमारे साथ, हमारी कितनी बेनिफिट्स उठाते हो, हमारे कितने फ़ायदा उठाते हो, जितनी भी क्लासेस चल रही है उसमें आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक। इसके अलावा भी माय डियर, अगर आपको लगता है कि इस अमाउंट को आप एक साथ नहीं पे करोगे, तो आपके हमारे यहाँ EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। अब अगर मैं इसको EMI में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो करीबन जो पर मंथ का आ रहा है वो अप्रॉक्स आ रहा है 1350। अब यार 1,350 रुपये में 3 सब्जेक्ट n नंबर ऑफ फैकल्टीज कहाँ मिल जाएगा। अनअकैडमी के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ये फैसिलिटी दे पाए। हाँ, दूसरी कोचिंग में आप जाओगे तो आपको एक फैकल्टी मिलेगा, नो डाउट। यहाँ हमारे यहाँ n नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं और सब अपने आप में एक्सपर्टीज, सब अपने आप में, ठीक। तो सोचो आप n नंबर फैकल्टी सिर्फ 1350 में 3 सब्जेक्ट के साथ मौका मिल रहा है, इससे सस्ता, इससे अफोर्डेबल प्लान नहीं हो सकता, ठीक। अब आप बोलोगे सर इन कोर्स को क्यों ना लिया जाए, तो इस कोर्स को मैं क्यों मना कर रहा हूँ लेने पर, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि यार कभी भी आप जब पढ़ाई करते हो तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में रहते हो, जो जितने टाइम के लिए कोर्स अलॉट किया गया है उतने टाइम में ही ख़त्म करना चाहिए। अब आप कहोगे केमिस्ट्री में 3 महीने में 11th ख़त्म कर लूँगा, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बाउंस होने लगेगा। एक होता है पढ़ाना, एक होता है पढ़ाने के बाद आपके साथ प्रैक्टिस वर्क करना। तो आप 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, ये ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल है यार, ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल। बाकी आपसे कोई झूठ बोल दे, इट्स ओके, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। तो मेरी मानिए पर्सनल राय है, या तो 12 मंथ का प्लान लीजिए या तो 24 मंथ का प्लान लीजिए, ठीक। और हम आपको एक बात अनाउंस कर लें कि अनअकैडमी अपने प्राइस में हाइक करने जा रही है, और प्राइस हाइक करने से पहले आप अगर इसको पुराने अमाउंट पे ले लोगे तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट है। तो हरी अप गाइस, जितनी जल्दी हो सके आप हमारे प्लान को ले लो, ठीक है। देर हो जाएगी तो फिर आपको वही चीज़ महंगी मिलेगी, फ़ायदा नहीं है। और ऐसा करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ करो यार, मेरा कोड ही आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा, ठीक है। दैट इज़ DHIREN, ओके। तो प्लीज़ फटाफट प्राइस हाइक होने से पहले आप जो है इसको ले लो, इसके सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाओ, ठीक। वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। आप सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज़ चला रखी है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की, और इस सीरीज़ में मैंने ना जाने कितने वीडियोज़ बना रखे होंगे यार, 25-30 से पार कर दिए होंगे वीडियोज़। और हर एक टॉपिक का मैं क्या करता हूँ, हर एक चैप्टर के एक टॉपिक उठाता हूँ, उस टॉपिक का जितना अंदर तक जा सकता हूँ आपके साथ चला जाता हूँ,
इससे होता क्या है, वो टॉपिक आपका एकदम परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस टॉपिक के दौरान मैंने अभी जो है वो पहले जीओसी खत्म की थी, ऑर्गेनिक की बात करूँ तो, फिर मैंने आइसोमेरिज्म खत्म किया, फिर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे हूँ, और मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट आज यार 4 होगा, नहीं आई एम सॉरी यार, आज ये पार्ट 5 है, ये आज पार्ट 5 है, मतलब यार 1 2 3 4 पार्ट निकल चुका है, 1 2 3 4 पार्ट निकल चुका है। और 1 2 3 4 पार्ट में मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत कुछ बता दिया है। तो सोचो यार ये कितना अच्छा सीरीज चलने वाला है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगी अगर आपने इस सीरीज़ को बाकायदे एकदम शिद्दत से पढ़ाई की तो। मेरी मानिए, मैं एक एक स्टीरियो के साथ क्वेश्चंस कराता हूँ, एक एक स्टीरियो के साथ टॉपिक उठाता हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सीरीज़ के साथ चलो, सीरीज़ के साथ पढ़ो, ओके। और 1 2 3 4 को देखना मत भूलना, जो 5 देख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक, क्योंकि सब आपस में देखो इंटर रिलेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मैं बोलूँगा मैंने लास्ट में ये पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया था, तो ये सब आपके बाउंस ना होना चाहिए, ठीक। चलो, आप देख सकते हो ये है कंटिन्यूएशन पार्ट 4। पार्ट 4 को मैंने कंटिन्यू किया, मतलब आज पार्ट 5 है हमारा। आज के जो टॉपिक में है वो है एक तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो लास्ट क्लास से पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाऊँगा। इसके अलावा आज मैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में शुरुआत करूँ तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है। मैंने मार्कोनिकॉफ, मैंने एंटी मार्कोनिकॉफ, मैंने मार्कोनिकॉफ बताया है, रिएक्शन विद वाटर बताया है, OMDM बताया है, SMDM बताया है, डाइबोरेन से रिएक्शन बताई है, ना जाने कितनी रिएक्शन बताई है, CCl4, Br2, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बता चुका हूँ यार, ठीक है। और आज हम इसी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे, इसी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोक्सिलेशन। हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिलेशन, पढ़ने जा रहे हैं कि हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, ठीक है। आज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म हो जाएगा और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू कंटिन्यू करते हैं अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, ठीक है। डॉट 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 कंटिन्यू ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बता चुका हूँ, बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ उसमें। आज जो हमारा टॉपिक है, सॉरी, इस टॉपिक का नाम है हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। क्या नाम है? हाइड्रोक्सिलेशन। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी अल्कीन में किसी रिएजेंट और सॉल्वेंट की हेल्प से हाइड्रोक्सिल को ऑब्टेन करते हो, मतलब H और OH ऑब्टेन करते हो, उसको हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन कहलाते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं तो हम देखने जा रहे हैं, बट किसी अल्कीन में, किसी अल्काइन में रिएजेंट की हेल्प से, सॉल्वेंट का यूज़ करते हुए आप अल्कीन से डायऑल बनाते हो, तो उसको आप हाइड्रोक्सिलेशन बनाते हो। अब ये डायऑल सिन भी हो सकता है और ये डायऑल एंटी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हाइड्रोक्सिलेशन आएगा, इसको मैं 1.1 बोल देता हूँ हाइड्रोक्सिलेशन का। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन बाय बेयर्स रिएजेंट मेथड। हाइड्रोक्सिलेशन बाय बेयर्स रिएजेंट मेथड, ठीक है। बेयर्स रिएजेंट मेथड की हेल्प से अपन लोग हाइड्रोक्सिलेशन। पहले तो ये बता दूं कि इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म प्रोसीड होती है यार, वो सिन मैकेनिज्म होती है। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो एंटी जाएगी, वो सिन जाएगी। इसके अलावा ये जो बेयर्स रिएजेंट होता है, ये क्या होता है? तो ये असल में कोल्ड KMnO4 होता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट कह सकते हो, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 है ये। या इसमें आप 1% ऑफ अल्कलाइन KMnO4 डाल सकते हो। इन दोनों में से कुछ भी यूज़ करोगे तो आपको बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन में है क्या? रिएक्शन में आप क्या करते हो, कोई अल्कीन लेते हो और इस अल्कीन को लेने के बाद आप इसमें ये बेयर्स रिएजेंट डालते हो। मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ 1% ऑफ अल्कलाइन KMnO4,
ऐसा करने से ये जो है ये डायॉल बन जाता है, और चूंकि ये मैकेनिज्म सिन है इसलिए सेम डायरेक्शन में जाएगा, प्लस मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 बाहर निकलता है। ठीक है, और इस रिएक्शन का जो काम है वो टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन होता है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन है, उसके काम आएगा, अनसेचुरेशन के टेस्ट के काम आएगा यार। ये इसको देखना पड़ेगा, माइक को करा दो। टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन के काम आता है। अनसेचुरेशन जो टेस्ट होता है, मतलब अगर आपके पास एक डिब्बे में अल्कीन पड़ी है, हाँ, तो इसका जो फ़ायदा होता है इस टेस्ट का मैं आपको बता दूं कि क्या फ़ायदा होता है। इसको हम लोग टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन भी बुलाते हैं। इट मीन्स आप एक डिब्बे में अल्कीन पड़ी है और एक डिब्बे में अल्केन पड़ना है, और आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। आप क्या करते हो, यहाँ पे मान लेना कोई अल्केनाइन, यहाँ पे मान लेना आपके पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड पड़ा है, अल्कीन पड़ी है, और ऊपर से आप अल्कलाइन के MnO4 डाल रहे हो 1%। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आपने कभी सुना हो तो ये पर्पल कलर का होता है, कुछ पिंकिश बुलाते हैं, कुछ पर्पल बुलाते हैं, पर्पल कलर का होता है। जैसे ये रिएक्शन हो जाता है ना, तो जो हम लोग डायॉल निकाल लेते हैं, तो डायॉल के निकलने के बाद यहाँ पे जो मैग्नीज ऑक्साइड बनती है ये असल में ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। जबकि अगर यही चीज़ मान लो ये डिब्बा अल्केन का होगा तो बट ऑब्वियस है नो रिएक्शन हो जाएगा, बट ऑब्वियस है कि नो रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, तो बस ये पता होना चाहिए आपको कि ये अल्कीन का जो मेन है, ये अल्कीन से डायॉल बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन किया बाय द हेल्प ऑफ बेयर्स रिएजेंट और 1% ऑफ अल्कलाइन केमिकल। ठीक है, हाँ, बस ये याद रखिएगा कि भाई अनसेचुरेशन में बेंजीन इस टेस्ट से पास नहीं होगा, लिख लेना भैया, बेंजीन डज नॉट पास थ्रू दिस टेस्ट, pass through this test because of the aromaticity in the benzene ring, because of the aromaticity in the benzene ring। आपको पता है कि अगर मान लो मैं तोड़ दूंगा तो बेंजीन रिंग का अपना जो ये एरोमेटिसिटी वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो चाहेगा नहीं पर्सनली। तो हमने बस इतना देखा कि अल्कीन और अल्केन्स के लिए ये मेन काम आता है, अल्कीन और अल्केन का जो प्रोसेस होता है उसमें ये काम आएगा। तो आप कर क्या रहे हो, आप अल्कीन को डालो। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मान लो ऐसा कुछ होता और यहाँ पे आपके पास ऐसे लिखा होता 1% ऑफ अल्कलाइन KMnO4, या कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 गल्ला एक ही है, तो आप सीधे सीधे प्रोडक्ट क्या बनाते, यहाँ पे ऐसे लगा देते और यहाँ पे ये कर देना आप। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। थोड़ी सी स्टीरियो की बात कर लेता हूँ यार, कि आपको पता है कि जैसे मान लो ये थोड़ी देर के लिए अल्कीन दे दी और इसको उसने कहा कि 1% ऑफ KMnO4 में डाल रहा हूँ, अल्कलाइन KMnO4 में, और मुझे प्रोडक्ट की स्टीरियो बता दो। तो मैंने आपको यार बहुत बार ATM रूल सिखाया है, ATM रूल सिखाया है। ये बंदे ने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिस दे रखा है, तो ये ट्रांस के पहले लिखो आप सिस, मैकेनिज्म आपको पता है सिन जाती है। अब ये भी बदल चुका है, ये भी बदल चुका है, तो दो बदल चुके हैं, तो एक को क्या होगा, अपने आप कॉन्स्टेंट होगा, मतलब ये रिजल्टेंट क्या आएगा, मीजो आएगा। तो उसका सीरो कैसा आएगा, मीजो आएगा। मीजो आने का मतलब क्या होगा
कि ये OH OH क्या आएंगे, एक साइड आएंगे, H H एक साइड आएंगे, बाकी मिथाइल मिथाइल आपके एक साइड। ठीक है, तो अगर आपका सिज है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, मीजो बनेगा। यही अगर बेटा ट्रांस होता, यही आप सेम 1% ऑफ अल्कलाइन के MnO4 यूज़ करते, तो उस केस में जो स्टीरियो बनती वो ट्रांस की बनती है, मतलब रश्मिक मिक्सचर बनता। रश्मिक मिक्सचर बनता तो कुछ ऐसा बनता। ठीक है, अब एक ये फॉर्म है डी फॉर्म, और एक इसका क्या बन जाएगा, एल फॉर्म। एक ही आपका डी फॉर्म है और एक इसका पलटोगे तो अपने आप एल फॉर्म आ जाएगा, उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ओवरऑल डी एंड एल फॉर्म बन रहा है, डी एंड एल फॉर्म बन रहा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, आपका रैसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अब याद करो मैं पीछे एक वीडियो में क्वेश्चन दिया था, एक बार आप ट्राई करके देखते हैं कि अगर मान लो आपके पास ये कोई एल्काइन है और आप इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ Pt Pd और निकल। ठीक है, और या आप इसको लिख लो PdBSO4। ठीक है, मैंने पीछे बताया है यार हाइड्रोक्विनोन कि मैंने पीछे बताया है, तो आप मुझे बताओ कि ये क्या बनता है। यहाँ प्रोडक्ट ए देगा और इस प्रोडक्ट ए में 1% ऑफ अल्कलाइन के MnO4 यूज करवाएगा और आपसे बोलेगा कि भैया ये प्रोडक्ट भी बना, बता ये प्रोडक्ट भी क्या है, बता ये प्रोडक्ट भी क्या है। तो यार आपको अच्छी तरह पता है कि हाइड्रोजन जब PdBSO4 या हाइड्रोजन है या ये है तो ये सिन एडिशन होती है। अगर मैं इसका सोल्यूशन यहीं कर दूं, और यहाँ कर देता हूँ, आपको पता है कि हाइड्रोजन को जब अपन लोग PdBSO4 में डालते हैं, पीछे वाली वीडियो से बताई थी मैंने आपको, या H2 PD निकल में डालते हैं, तो ये सिस अल्कीन देने की कोशिश करता है। तो आपकी जब चूंकि सिस अल्कीन बनेगी तो ये सिस बन गया। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, 1% ऑफ अल्कलाइन के MnO4 डाल रहे हो, तो यहाँ से आए ये भी सिस बनी और अब क्या बनने वाला है, मीजो बनने वाला है। तो ओवरऑल देखो एग्जाम में 2 क्वेश्चन उसमें एक साथ पूछे, वो कुछ भी पूछ सकता है यार, बी रेडी फॉर द क्वेश्चन, बी रेडी फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, ये आपका दिमाग क्या कहता है ये मैटर करता है। ठीक है, उस तरह कभी कोई सवाल ऐसे आएगा कि आपके सामने यहाँ कर देगा, ऐसे डार्क मिथाइल कर देगा, यहाँ अल्कीन कर देगा और यहाँ से आपसे बोलेगा 1% ऑफ अल्कलाइन के MnO4 डाल। अब आप मेजर प्रोडक्ट बनाओ, कोशिश ये करो कि यार जो प्रोडक्ट बनाओ वो थोड़ा स्टेबल हो। तो आपको पता है कि सिन एडिशन होता है, डायवाल आएगा, तो देखो यहाँ पे ये टूवर्ड द ऑब्जर्वर है, तो इससे बचो, आप इससे बचो, इसको अवे ले जाओ, ये भी OH ऐसे और ये भी OH ऐसे। ठीक है, क्लियर कट। तो ये तो आपकी मर्जी है, आप क्या प्रोडक्ट बनाते हो यार। ठीक, क्लियर कट है। वही बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं आपसे क्या करवाना चाह रहा हूँ, क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें अगर आपको कॉल सेंटर दिखने लग जाए तो बता देना, मुझे तो दिख रहा है 2 कॉल सेंटर, आपको दिख रहा हो तो बताओ। ठीक है, ये था पहला हाइड्रोक्सिलेशन, इट इज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ बाय बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्सिलेशन आएगा, हाइड्रोक्सिलेशन नंबर 2, और वो आएगा हाइड्रोक्सिलेशन बाय ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4 बुलाते हैं। ठीक है, जलम के साथ, इसका पूरा नाम लिख लो, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यार ये सेम कैसे समझाती है। ठीक है, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम ऐसा है जो अपने +8 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। याद रखना, ऑस्मियम ऐसा है जो आपको +8 ऑक्सीजन स्टेट दिखा देगा।
ठीक है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन +8 होता है ऑस्मोन का। अब ऑस्मोन की मैकेनिज्म भी एकदम ऑलमोस्ट सेम है कि भाई आपके पास कोई अल्कीन है और आप इसमें OSO4 डाल लो, ऑस्मिक टेट्राऑक्साइड पानी के साथ थोड़ा सा हीट कर देना हल्का सा, तो ये आपको डायल मिल जाएगा। और जो डायल मिलेगा वो सेम मैकेनिज्म का, उसके हिसाब से सेम मैकेनिज्म बुलाओ। ठीक है, जैसे मैकेनिज्म की अगर मैं थोड़ी थोड़ी बात कर लूँ उसकी, तो कुछ ऐसे होने वाली है ऐसे। असल में ये अल्कीन है और आप OSO4 को लेते हो, इससे इंटरेक्ट करने के लिए देते हो उसको, तो आप एक ट्रांजिशन फेस आएगा जहाँ पे कुछ ऐसे होगा। एक इंटरेक्शन टाइप क्रिएट होने वाला है, साइक्लिक इंटरेक्शन कह सकते हो। देखो भैया मेरे ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और इधर वाला भी फॉर्म हो रहा है और ये दोनों ही ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, ओके, ये दोनों ब्रेक हो रहे हैं, तीनों मिलन ब्रेक हो रहे हैं। और यहाँ पे असल में आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा पानी डालते हो। जब आप वाटर डालते हो तो ये वाटर यहाँ से पड़ता है, ठीक है, OH आने लगता है। तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो कुछ OH और OH नीचे बन जाता है। मतलब कहने का सेंस ये है मेरा कि जो ये OH देख रहे हो वो नीचे से आता है। ठीक है, बाकी वही पुरानी कहानी की चूँकि सिन है तो मीजो और अस्म का ख्याल आपको खुद रखना है। जैसे मान लो ये अल्कीन ट्रांस वाली दे दी मैंने और मैंने इसमें OSO4 डाल दिया, थोड़ा पानी के साथ हीट कर दिया। ठीक है, और जब मैं ऐसा करूँगा तो मुझे इस बार क्या मिलेगा, रेसिपी मिक्सचर मिलेगा एज पर ATM रूल कंसेप्ट जो मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ कि यार ये जो मैकेनिज्म है ये आपकी सिन जा रही है एंटी कैलिकोसिन। ठीक है, यहाँ पे ट्रांस, तो एक देखो कांस्टेंट है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ एक कांस्टेंट रखना है, तो अपने आप दो वेरी करेंगे मतलब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रस्मिक आएगा। अब रस्मिक का होने का मतलब कुछ ऐसा है यार, एक ये बन जाएगा और 50% उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे H और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH और यहाँ पे H हो जाएगा। एक इसका D फॉर्म बन रहा है और एक इसका L फॉर्म बन रहा है, ये आप दिमाग लगाओगे, इसमें ऐसा कुछ नई बात नहीं है यार। ठीक है, मैं इसको +D बोल देता हूँ और इसको मैं -L बोल देता हूँ, तो इनका मिक्सचर क्या हो जाएगा, ऐसा मिक्सचर हो जाएगा। तो ये हम पीछे से देखते चले आ रहे हैं। ओके, पीछे भी हमने यही देखा, यही सेम कंसेप्ट सेम मैकेनिज्म लगाई। ओके, एग्जाम में मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको उसकी स्टीरियो निकालनी है तो आपको उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा यार। ठीक है, अब तीसरा टाइप का हाइड्रोक्सिलेशन आता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन बाय परऑक्सी एसिड्स। अभी परऑक्सी एसिड्स पहले क्या होते हैं आपको समझा दूं, इसको बोलते हैं परऑक्सी एसिड्स। यहाँ पे AR कोई भी हो सकता है। परऑक्सी क्यों बोला, तो आपको दिख रहा है ये परऑक्सी बॉन्ड्स है। ठीक है, नेचर में एसिडिक होते हैं इसलिए परऑक्सी एसिड बुलाते हैं। अब मैं इसका फ़ायदा कैसे उठाऊंगा, तो देखो करने क्या वाला हूँ मैं आपको पहले बता देता हूँ। और इसकी जो मैकेनिज्म जाएगी बेटा वो एंटी मैकेनिज्म जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ, इसकी मैकेनिज्म करके दिखा रहा हूँ, मैकेनिज्म में करके दिखा रहा हूँ। मान लो यार मेरे पास कोई अल्कीन है, और आपके पास ये दो टाइप के लोन पेयर है। मैं बहुत मोहब्बत से पूछ रहा हूँ आपसे यार, एक लोन पेयर ये मान लो A है और ये लोन पेयर मान लो B है। लॉजिकली सोचना कि कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है और कौन सा लोन पेयर फ्री है। लॉजिकली सोचना तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यार, साफ साफ दिख रहा होगा कि यार पाई बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर, तो ये जो बी वाला लोन पेयर आपको दिख रहा है वो कहाँ बिजी है, रेजोनेंस में, जबकि ई वाला लोन पेयर क्या है, फ्री। तो जो रेजोनेंस में लोन पेयर बिजी होते हैं वो हमारे डीलोकलाइज लोन पेयर होते हैं और वो उतने अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं होते हैं। ठीक है, या उनका अटैकिंग उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जो
रेजोनेंस फ्री होते हैं, वो इजीली अटैक करने की चांसेस रखते हैं, वो इजीली अटैक करने की चांसेस रखते हैं। तो आप करते कुछ नहीं हो, इस बॉन्ड को यहाँ, इस बॉन्ड को यहाँ, यहाँ आपने मान लो अटैक कराया, थोड़ी देर के लिए आपने ऐसा किया, ठीक है। वैसे जाने को तो पहले H प्लस भेजना चाहिए, यहाँ आपका पॉजिटिव आए, यहाँ आपका नेगेटिव आए, जाए पहले ये, तो दिल को ज़्यादा ठंडक पहुँचेगी। आओ इसी को पहुँचा देते हैं यार, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं यार, और इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है। तो आप मुझे बाद में बोलोगे सर आपने तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा दी, पढ़ा रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक, करा रहे हो न्यूक्लियोफिलिक, तो दिल में अच्छी बात नहीं ना यार, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो आपको पता है यार लोन पर तो ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पहले तो जाएगा तो तुम्हारा H प्लस ही, यहाँ आया नेगेटिव और यहाँ आया पॉजिटिव और ये सटक से अटैक हुआ। वो बात अलग है कि आपके लिए बॉन्ड खाली हो गई, जगह खाली हो गई, चौके। अब आपके पास क्या है, ये RCOO O माइनस वाला है, ये रेजोनेंस में नहीं है, इसलिए ये अटैक के लिए रेडी हो सकता है, जाने के लिए रेडी हो सकता है। जब ये जाने के लिए रेडी होगा तो यार कहानी कुछ फिर से ऐसी आ जाएगी, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा O, ओके, और ये इसके साथ कुछ ले लो यार, OC डबल बॉन्ड OR। आई होप मेरी बात समझ में आ रहे होगे, और ये CH है, ठीक। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ यार, क्या था, ठीक हो जाता, अरे आओ भैया पहनाओ, है ना, कि ये कुछ ऐसे था अपने पास, ओके। और होने ये वाला है कि यहाँ पे आपका ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव, अच्छा ये नेगेटिव होगा, सॉरी यार, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, और ये आपका जो पॉजिटिव है ये इसके साथ क्या करेगा, गुल्लू गुल्लू खेलेगा। जब ये गुल्लू गुल्लू खेलेगा तो कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक है। बाकी तो यार ये आपको अच्छा पता है लिविंग ग्रुप है यार, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, हमको इससे मतलब नहीं है ना। एक ट्राईसाइक्लिक की रिंग बनी, उसके बाद आप कुछ नहीं करोगे, पानी डालोगे, अटैक कराओगे, तो अब आपको पता है कि हम जब भी ट्राईसाइक्लिक रिंग करते हैं तो एंटी अटैक होता है, बॉन्ड खुलने पे मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। मैं पूरी तरह अटैक नहीं करके सीधे डायल बना रहा हूँ यहाँ। अल्टीमेटली बस मेरा कहने का सेंस है कि ये जो प्रोडक्ट बना ये आपको एंटी प्रोडक्ट बना, मैकेनिज्म उनको ये सिखाया कि यार ये नहीं प्रोडक्ट जो है तुम्हारा ये एंटी प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके दो तीन मैकेनिज्म होती है, एक मैकेनिज्म ये है और एक आपकी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म भी चलती है इसके अंदर, ठीक है। इंसर्शन मैकेनिज्म बुलाते हैं उसको अपन लोग इंसर्शन मैकेनिज्म बुलाते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक। तो हम कर क्या रहे हैं, हम डायऑल बना रहे हैं। तो ओवरऑल बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपको कहीं पे भी ये दिख जाता है अल्कीन और आप इसको रिएक्ट करा रहे हो RCOOH के साथ, ठीक है, वाटर के साथ, तो बस आपको और कुछ नहीं है याद रखना है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना है तो याद रखना है कि एंटी मैकेनिज्म जाएगी, मेन मोटिव हमारा ये होना चाहिए। बाकी तो इंटरनल मैकेनिज्म है, वो आपको एग्जाम में नहीं करनी है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये क्यों एंटी जाता है, क्यों इससे जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगी आपका फ़ायदा होगा यार। इससे एक्चुअली हम लोग हमेशा इस चीज़ों का पता लगाते हैं, और वही चीज़ों में सिखाता रहता हूँ आपको बार बार कि मान लो यार ये मेरा सिज है और आप इसमें परऑक्सी एसिड डाल रहे हो। अब यार आपको पता है मैकेनिज्म, तो आओ खेल लेते हैं, ATM रूल लगाते हैं। हमको पता है कि यार ये क्वेश्चन सर ने सिज दिया है लेकिन मैकेनिज्म एंटी है, तो एक कांस्टेंट है तो दूसरा क्या होगा, वेरिएबल, मतलब रश्मिक उससे बनने वाला है। अब जब भी कभी रश्मिक बनेगा तो एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, मिथाइल आ रहा है। तो इस बार सिर्फ की वजह से क्या आ रहा है, रश्मिक मिक्सचर आ रहा है। एक इसका D फॉर्म बना लेना, एक इसका L फॉर्म बना लेना, आप कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगे, ओके। इसके अलावा अगर ये इस फॉर्म में आता है, मान लो यहाँ मिथाइल दे देगा और यहाँ ऐसे लिखेगा CH3CO
OH और यहाँ अपन डालेगा और आपसे बोलेगा इसका प्रोडक्ट किस सीरो के साथ बताओ। देखो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, आपकी तरफ है, आप ऑब्जर्वर मान लो अपने आप को। तो जो हमारा OH हो जाएगा वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आएगा यार, एक OH यहाँ से आएगा और एक OH यहाँ से। इसका आंसर कुछ ही हो जाएगा। अब एग्जाम में वो परेशान करेगा, एक ऐसे दे देगा, एक ऐसे दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको मेन इसकी स्टीरियो पता होगी तो आप खेल जाओगे, स्टीरियो नहीं पता होगी तो आपसे कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखना। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के साथ सिर्फ ऑर्गेनिक आना जरूरी नहीं है, उसकी मैकेनिज्म के साथ उसका स्टीरियो आना भी बहुत जरूरी है। कल को नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पूछ लेता है, आपसे पूछ सकता है कि कितने रश्मिक हैं, तो याद करो मैंने आइसोमेरिज्म में बताया था ऑड कायरल सेंटर, इवन कायरल सेंटर, ठीक है। तो आप बुद्धि लगाओगे यार क्या करना है, ठीक है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करवा रहा हूँ। मैं आपको ओवरऑल हाइड्रोक्सिलेशन बता रहा हूँ, मैंने 3 हाइड्रोक्सिलेशन बताए हैं और अब अपन लोग चौथे हाइड्रोक्सिलेशन पे आते हैं। इसका नाम है हाइड्रोक्सिलेशन बाय ऑक्सीजन और Ag+ और पानी, या इसको कुछ बुक्स Ag2O वाटर भी लिखते हैं। बस आपको कुछ रिएजेंट्स का ख्याल रखना है, आप रिएजेंट्स कर लोगे तो आपका रॉन्ग कभी नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं यार ये भी जो है आपकी एंटी मैकेनिज्म जाएगी। तो जब मैं इसका क्वेश्चन करूंगा यहाँ पे मैंने Ag2O पानी के साथ थोड़ा हीट कर दिया। आपको इतना याद रखना है कि यार हाँ यार ये OH कहाँ जा रहा है, इसके एंटी में जा रहा है, इसके अपोजिट में जा रहा है। बाकी आपको बताइए कि ट्रांस होगा तो क्या होगा, सिज होगा तो क्या होगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन मेरा ट्रांस हुआ और मैंने इसको Ag2O और पानी के साथ डाल के हीट मारा, तो अब ATM रूल फॉलो करना है यार। तो ATM में ये मेरा ट्रांस है, रिएक्शन एंटी जाने वाली है, ये मेरा ट्रांस है, रिएक्शन एंटी जाने वाली है, तो अपने आप बन जाएगा मीजो। 2 कांस्टेंट तो तीसरा भी कांस्टेंट, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आ जाएगा। क्या मैं ऐसे बना लूँ, OH और जो है अपने आप OH आ जाएगा मीजो के चक्कर में, और यहाँ H और यहाँ H, और यहाँ आपका मिथाइल आ जाता है मिथाइल। तो दिस द प्रोडक्ट इज योर मीजो प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बन रहा है, मीजो प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली हमने सीखा ये कि यार 4 तरह की हाइड्रोक्सिलेशन होती है, याद हमको क्या रखना है, 4 तरह की हाइड्रोक्सिलेशन होती है। बेयर्स हाइड्रोक्सिलेशन, OSO4 वाली हाइड्रोक्सिलेशन, और पीछे हमने पढ़ा परऑक्सी एसिड वाली हाइड्रोक्सिलेशन, और चौथी ये Ag2O वाली हाइड्रोक्सिलेशन। 4 हाइड्रोक्सिलेशन है। 4 हाइड्रोक्सिलेशन में से 2 हाइड्रोक्सिलेशन हमारी सिन जाती हैं और 2 हाइड्रोक्सिलेशन हमारी एंटी जाती हैं। तो हमको बस इतना याद रखना है, हाइड्रोक्सिलेशन सिस भी होती है और ट्रांस भी होती है, मतलब सिन भी होती है और एंटी भी होती है। तो कब सिन होती है, तो 2 केस हैं, एक हमारा बेयर्स रिएजेंट वाला केस और दूसरा हमारा ऑस्मियम वाला केस। और एंटी कब होता है, तो एक तो आपको सामने सामने दिख रहा है Ag2O वाला केस और एक आपका परऑक्सी एसिड वाला केस। तो 4 हमको याद रखना हाइड्रोक्सिलेशन होती है, ठीक। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसका नाम है रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद कार्बीन। अभी कार्बीन क्या होती है यार, कार्बन की छोटी बहन होती है कार्बीन, समथिंग लाइक कुछ ऐसा होता है यार, ठीक है। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। अभी ये जो कार्बीन आपकी होती है ना, ये कार्बीन आपकी हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होती है। कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये लोन पर मत समझ बैठेगा, आपसे रिक्वेस्ट है। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होती है, तो ये नेचर में आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो ये एज अ बिहेव कैसे करते हैं, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बिहेव करते हैं। हाँ
ये आपके पास है। अब इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है सिंगलेट, एक होता है ट्रिपलेट। मतलब एक ही ऐसे भी हो सकता है और एक ही ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एक टर्म कभी आपने पढ़ा हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी, इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1। ये मैंने जीओसी और केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है, जीओसी फर्स्ट में इसके बारे में बताया है, एक बार उस वीडियो को भी देख लेना अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, ये सिंगलेट और ट्रिपलेट दो फॉर्म की होती है। तो देखो, अगर स्पिन सेम आएगा, ऐसे आ रहा है स्पिन, जिसको हम लोग ट्रिपलेट बुलाते हैं, तो ये आपकी सिंगलेट होती है। ये आपकी क्या है, ट्रिपलेट, ये आपकी क्या है, सिंगलेट। दोनों अपनी अपनी जगह पे इस पर स्टेबल रहती हैं। आपको अभी इसकी बात नहीं करनी है, अभी सबको पता होना चाहिए कार्बीन कैसे होती है। और कार्बीन असल में नेचर में किस फॉर्म मिलती है आपको, ये CH2N2 फॉर्म में मिलेगी, या आपको CH2I2 फॉर्म में मिलेगी। तो जब भी आप इनको हीट करोगे तो आपको कार्बीन अलग होते दिखाई देगी। ठीक है, एग्जाम में कार्बीन नहीं लिख के आता, एग्जाम में CH2N2 और CH2I2 लिख के आता है। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो ये कोई अल्कीन है और आप इसको CH2N2 के साथ हीट करते हो, ठीक है, या CH2I2 के साथ हीट करते हो, तो असल में होता क्या है कि ये कुछ ऐसी मैकेनिज्म होती है। मान लेना कुछ ऐसा है, इसका एक ऑर्बिटल ये, इसका एक इलेक्ट्रॉन में ये, और एक ये हमारे पास अल्कीन थी, तो ये जो अल्कीन का एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसमें इसका इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और जब ये इंटरेक्शन होता है तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ बॉन्ड ऐसे बनने लगती है, मतलब एक ट्राइसाइक्लिक की रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। बाकी तो यार वैलेंसी पूरी करनी है आपने, वो मैं अभी कर नहीं रहा। तो ठीक है, अब आप खुद लॉजिक सोचो यार कि ये ऐसे जा रही है, ये अल्कीन है मेरी, तो ये यहाँ से जा रही है, तो मैं इस मैकेनिज्म को अपने आप क्या बोल दूँ, अपने आप इसको क्या बोल दूँ कि यार ये सिन मैकेनिज्म जा रही है ना, ये हमारी कैसे जा रही है, सिन मैकेनिज्म जा रही है। तो अब यार जब सिन मैकेनिज्म जा रही है तो कल को ATM रूल लगाना हो या कुछ लगाना हो, इड 3 हो, मीज़ो पीज़ो, तो आप खुद ही लगाओगे अपने हिसाब से। ठीक है, अल्टीमेटली हमने बस ये देखा कि अगर मान लो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूँ CH2N2 के साथ या CH2I2 के साथ हीट कर रहा हूँ, तो मुझे ये बन जाएगा कुछ साइक्लोप्रोपेन टाइप। और अगर ये ऐसे है, सेम इसको यूज़ करता हूँ, तो रिंग तो यहाँ आएगी लेकिन C यहाँ आ जाएगा, तो CH3 यहाँ आ जाएगा। ठीक, और अगर ये आपके इस फॉर्म में है, सेम यही कर रहा हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही होगी आई होप। तो हम लोग और कुछ नहीं, रिंग को यहाँ पे डाई रिंग बन गई, तो ओवरऑल अल्कीन को साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट करने का रिएक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बस एक अगर मान लो ये एग्ज़ाम में ऐसे देता है, जबरदस्ती दे दिया और आपको यहाँ लिखा है कि CH2N2 और हीट करके, अब बस बोलेगा कि प्रोडक्ट बताओ, मीज़ो बनेगा या रस्मिक बनेगा, स्टीरियो की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो फिर वही है, आपको क्या लगाना है, ATM रूल लगाना है, ATM। तो ये आपका सिस बनेगा, एंटी का क्या बन जाएगा, सिस। अरे यार, ब्रांच का ये सिन है, ये एंटी का बन जाएगा सिस। अब यार दो वेरिएबल हो चुके हैं, तो तीसरे को कांस्टेंट होना पड़ेगा, मतलब क्या बनने वाला है हमारा, मीज़ो बनने वाला है। अब मीज़ो बनाओगे कैसे, तो मीज़ो ऐसे बनाओगे कुछ, मतलब तुम कह सकते हो
बाकी तुम्हें हाइड्रोजन निकालना है तो मोहब्बत से निकाल दो, नो डाउट। बाकी यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, तो इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, बीजो आ जाएगा। यही ट्रांस होता तो अपने आप रस्म मिक्सर बन जाता, उसमें आप कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे मैकेनिज़्म बता रहा हूँ कि आप कभी भी आपको CCl2 दिख जाए, CS2 दिख जाए, तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। चलो अगला आएगा, नेक्स्ट है, इसका नाम है रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद क्लोरोफॉर्म। CHCl3, ठीक है, ऐसे पूरा लिखो, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 एंड एक्वस KOH, इनका मिक्सचर होता है, ज़्यादा अच्छा से। अब इसका एक नई चीज़ सीखना है यहाँ पे। देखो यार, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, केमिस्ट्री आप अच्छी तरह पढ़ रहे हो कि यार यहाँ पे जो ये जो OH माइनस है और यहाँ पे ये जो 3 देख रहे हो Cl, तो यार बहुत अच्छी तरह पता होगा कि ये Cl जो है अपना तगड़ा माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से सारे के सारे Cl की तरफ खींचे चले आएंगे। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पार्शली पॉजिटिव का चार्ज, और यहाँ डेवलप होगा पार्शली नेगेटिव का चार्ज। मतलब ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ये एसिडिक दिख रहा है, और ये आपके सामने जो है ये बेस का काम कर रहा है। तो आप एसिड बेस रिएक्शन दिखा सकते हो। तो आपको कुछ ऐसा बन जाएगा क्या है, देखो ध्यान देना, C-Cl, ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, बाकी तो बाय प्रोडक्ट है। अब ये कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो बुद्धि लगाओ मेरे सोचने से पहले। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग। इस पर बैक बॉन्डिंग नहीं, तगड़ी बैक बॉन्डिंग लग रही है। और अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि ये सेंट्रल टू साइड लग रही है, ठीक है, सेंट्रल टू साइड बैक बॉन्डिंग लग रही है। तो चूँकि ये बैक बॉन्डिंग लग रही है इसलिए अपने आप में स्टेबल भी है इसका कॉन्जुगेट बेस। लेकिन चूँकि यार कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए वो क्या करता है, इस बॉन्ड को तुरंत ब्रेक करने की कोशिश करता है। जब ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपको फिर से रेडिकल मिलता है और ये फिर से 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाता है। Cl माइनस बाहर कर दो, इससे मेरा मतलब नहीं, वो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। अब जैसे वो सिंपल कार्बिन ने काम किया था ना, वही सेम मैकेनिज्म यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन काम करेगा। मतलब ये आपकी अल्कीन थी, ये आपकी अल्कीन है बेटा, और इस अल्कीन में आप ये रिएक्ट करा रहे हो डाइक्लोरोकार्बिन। आपको पता है कि यार ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। सॉल्वेंट के तौर पर हमने एक्वस KOH और ये डाल दिया, ठीक है। तो फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये बनेगा क्या, C, और यहाँ पे ClCl आएगा। बाकी वैलेंसिया पूरी कर दोगे, ट्राईसाइक्लिक की रिंग बनेगी और यहाँ ClCl आएगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली बस क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे लिखा होगा, जहाँ लिखा होगा CHCl3 और एक्वस KOH और हीट लिख के छोड़ देगा। आपसे बोलेगा प्रोडक्ट बनाओ, तो उसका प्रोडक्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ, वहाँ मेरा थोपड़ा आ रहा होगा। बाकी वैलेंसी पूरी करते रहना यार, ओके। इसके अलावा अगर ये सवाल कुछ ऐसे आ जाए तुम्हारे पास, मान लो एल्कीन से जो ट्रांस आ जाए, यही पढ़ाओ CHCl3 और एक्वस KOH, थोड़ी सी हीट, तो और कुछ नहीं बनने वाला, बस यहाँ पे Cl निकलने वाला है। और एज पर ATM कंसेप्ट यस, ठीक है।
मैं कहूँ तो हाइड्रोजन इधर निकाल देता हूँ, यहाँ पे CH3 और तो वो आप एग्ज़ाम में देख लेना कि यार कब सिन लगना है, कब एंटी लगना है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने बातें की, यहाँ पे अब तक हमने जितनी बातें की, ये सारी बातें हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती। लेकिन अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अब अगर आप शुरुआत से वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की है, मैंने कितना टाइम दे दिया सिर्फ एक एडिशन रिएक्शन के इलेक्ट्रोफिलिक को पढ़ाने में। सोचो अभी तो हम एडिशन रिएक्शन पे हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन पे आएंगे, फिर एलिमिनेशन पे आएंगे, फिर साइक्लिक रीअरेंजमेंट पे आएंगे, तब जाके रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होएगा। और इस एडिशन के में भी मैं अभी सिर्फ इतना पढ़ाया हूँ मैं इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, मतलब अभी मुझे न्यूक्लियोफिलिक पढ़ाना बाकी है और मुझे फ्री रेडिकल पढ़ाना बाकी है। तो इट्स ब्रॉड यार, लेकिन अगर आपको एक बार ये केमिस्ट्री आगे नहीं समझ में तो फिर यार बहुत 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 आसान हो जाएगा। ठीक है, ये वो रिएक्शन है जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगी, जो मुझे लगा कि नहीं यार इसका सवाल आपको देना चाहिए, ऐसे सवाल आपको करवाने चाहिए, सो दैट आप भी फील करो कि हाँ यार कुछ केमिस्ट्री में चल रहा है, आपका कुछ हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा हो, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन डाला है सोडियम और लिकर अमोनिया के साथ। ये भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं बताऊँगा अभी आगे, एक बार मैंने बताया हुआ पिछले वीडियोज़ में, फिर भी इसके बारे में आगे बताऊँगा। अभी बस आप ये बनाओ कि ये A है और इस A के साथ बंदे ने क्या किया है, बहुत कुछ किया। चलो इस A के साथ बहुत कुछ किया है। आओ, पहला उस A के साथ उसने 1% अल्कलाइन के एमिनोफोर यूज़ किया, दूसरा उसने परऑक्सी एसिड यूज़ किया, CO3H लिख दिया पानी के साथ, तीसरा उसने कुछ भी लिख दो यार, हाँ कोई भी रिएक्शन बना सकता हूँ, Ag2O पानी के साथ यूज़ किया। आपको तीनों अलग अलग प्रोडक्ट बनाने हैं और इसने यहाँ पे CHCl3 HQH यूज़ किया। तो देख रहे हो, मान लेते हैं ये प्रोडक्ट B, ये प्रोडक्ट C, ये प्रोडक्ट D, प्रोडक्ट एक से मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए। तो दिस इज अ चेन रिएक्शन। आपको दिमाग लगाना है कि अगर आपका A रॉन्ग होगा तो पूरी जनता बर्बाद हो जाएगी, और अगर A राइट होगा तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, A बन गया तो B बन जाएगा, फिर C बन जाएगा, D कुछ भी बन सकता है। नाउ इट्स अप टू यू कि तुम क्या क्या जानते हो केमिस्ट्री में, कितना कर सकते हो, वो सब कुछ तुम्हारे हवाले है यार। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने पीछे वीडियोस भेजी हैं, पीछे दिखाई हैं, वो आप करो, ये क्वेश्चन आप करो। अरे यार जस्ट वेट यार, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया है। ठीक है, जस्ट वेट करना। लिख नहीं रहा है, कैमरा आ गया, पॉज का सिस्टम नहीं है क्या? स्टॉप कर दो ना रिकॉर्ड। अब हम बात करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में। ऐड तो भी कर रहे हैं, बट इस बार क्या करेंगे, फ्री रेडिकल ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको अपन लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हमने पहले मार्कोनिकॉफ पढ़ा था, अब हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ने जा रहे हैं, और इसका एक नाम और भी होता है खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट, ठीक है। चलो, करना है क्या है कि हमको अल्कीन लेनी है और इसको HBr से रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड।
मार्कोनिकॉफ में हम लोग ये करते थे कि जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होता था वहाँ हाइड्रोजन लगाते थे और दूसरी तरफ Br लगाते थे। यहाँ पे उसका उल्टा होने वाला है यार, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है और अपोजिट में Br जाएगा। बट पेरोक्साइड कौन सा यूज़ होगा आपको बता दूँ। ऐसे तो बहुत लोग अलग अलग पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, एक H2O2 भी यूज़ करते हैं, लेकिन सही तरीका है कि आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करो, इससे उसको रेजोनेंस डिस्ट्रीब्यूटिविटी मिलती रहेगी। इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, दिस इज योर बेंजोइल पेरोक्साइड। और यहाँ पे जब आप रेडिकली ब्रेक करोगे तो एक रेडिकल यहाँ आएगा, रेडिकल यहाँ आएगा। नो डाउट यार, दोनों ही रेडिकल अपने आप में स्टेबल होंगे बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस कंडीशन। मैं 2 मोल्स लिख दे रहा हूँ यार, ठीक है। तो अब अपन लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, कैसे पेरोक्साइड लेते हैं, कैसे बेंजोइल पेरोक्साइड काम करता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या कहती है, तो आगे दिखाते हैं। मैकेनिज्म ये कहती है कि आप क्या करिए, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लीजिए, कोई भी पेरोक्साइड ले लीजिए, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है यार। आपने इसके रेडिकल बनाए, ठीक है। अब इस रेडिकल को HBr से रिएक्ट कराना है। देखो, इसको भी इस बार आप रेडिकली ब्रेक करना, ये रेडिकल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, H का रेडिकल और Br के रेडिकल में एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। क्या बुलाते हैं, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। H के रेडिकल की जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है वो Br के रेडिकल के से ज़्यादा होती है। तो आपके मन में सवाल उठ सकता है कि यार ये H का रेडिकल इस रेडिकल से बाइंड करेगा या Br का रेडिकल करेगा। तो आपको बहुत साफ साफ बता दूं, ये H का रेडिकल करेगा क्योंकि इसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। या यूँ कहूँ हिंदी भाषा में ईजिली बोलूँ, सिंपल लगेंगे कि वाइब्रेट बहुत ईजिली करता है, जल्दी करता है, इसलिए ये जल्दी जाएगा। तो Br रेडिकल अकेला रह जाएगा। अब इस Br रेडिकल पे जो मैंने अल्कीन ली है, कोई भी आप अल्कीन ले लो, मैं यहाँ पे चलो CH3 ले लेता हूँ, ठीक है, और इस रेडिकल से इंटरेक्ट करा रहा हूँ। अब देखिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, मैंने इस रेडिकल को यहाँ ब्रेक किया, इसको यहाँ ब्रेक किया। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है थोड़ी देर के लिए यार, इसको आप A मान लो और इसको आप B मान लो। तो एक बार रेडिकल A पे आएगा अगर, तो ये CH2Br यहाँ आएगा, और एक रेडिकल अगर बेटा यहाँ आता है, Br यहाँ आता है, तो रेडिकल आपका यहाँ पे आता है। अब यार हमने GOC फर्स्ट में हमने पढ़ा है कि रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी 3:1 होती है, और आपको साफ साफ दिख रहा है यार कि ये आपका 2 डिग्री का रेडिकल है और ये आपका 1 डिग्री का है। एंड एज वी नो दैट 2 वाला इज मोर स्टेबल देन 1 वाला। तो कौन सा आगे जाके प्रोसीड करेगा, दैट इज 2 वाला। या यूँ कहूँ कि उसका प्रोसीड कराओगे जो ज़्यादा स्टेबल होगा। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या ये मेरा मोर स्टेबल है और ये मेरा लेस स्टेबल है, एंड रिएक्शन विल ऑलवेज प्रोसीड विद द मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो आप जो इसका प्रोडक्ट बनाओगे कुछ ऐसा, या आपने रेडिकल चुन लिया, ठीक है। अब आप दोबारा से क्या करोगे, HBr लगाओगे, फिर से डालते हो, और फिर से वही वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी की वजह से ये H वाला जो है यहाँ चला जाएगा, Br बाय प्रोडक्ट में आएगा, वो किसी से कंबाइन कर जाएगा। क्योंकि ये फ्री रेडिकल है तो उसमें आपने पढ़ा होगा चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन, तीनों स्टेप लगती हैं। तो इससे आपको मतलब नहीं है, मेन आपका ये प्रोडक्ट बन गया, आपको उस पर ध्यान देना। तो बस मैंने और कुछ नहीं किया, एक बार आप देख लो मैंने क्या किया है। मैंने एंटी मर्कनम लगाया है, हाइड्रोजन को वहाँ लाया है जहाँ पर ऑलरेडी कम हाइड्रोजन था, और अपोजिट साइड पे Br लाया है, ठीक है। क्योंकि ये रेडिकल मैकेनिज्म, इसलिए कहीं भी देखो कोई पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का चार्ज नहीं है। फ्री रेडिकल का मतलब ही होता है, नहीं तो वो यार इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो सकती थी। लेकिन आपको पता है कि ये रेडिकल मैकेनिज्म है, इसलिए आप रेडिकल बना रहे हो,
और रेडिकल के तौर पे आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हो। मैंने बताया कि आप परऑक्साइड यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा स्टेबल रेडिकल है। ओके, टूटने के बाद उसको बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ड्यू टू रेजोनेंस ऐसा हो रहा है। ठीक है गाइस, और इस रेडिकल के बाद आप फाइनली HBr का अटैक कराते हो। बस इतना याद रखना कि यार वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी H की ज़्यादा होती है, इसलिए ये जाता है और रेडिकल यहाँ बच जाता है। तो ये रेडिकल के पास फिर से दो ऑप्शन खुलते हैं, कहाँ अटैक करे। तो आप अल्टीमेटली देख रहे हो कि जिसका रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है वो आगे प्रोसीड करेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है और फिर मैंने अटैक करा दिया। बाकी बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट से आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको अल्टीमेटली ये समझना है। हाँ, एक बात याद रखना कि कोई भी नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। नो रीअरेंजमेंट बोले तो जैसे हम लोग याद करो, जब हम लोग मार्कोनिकॉफ करते थे तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते थे, तो हम कार्बोकैटायन को 1 से 2 और 2 से 3 या रिंग एक्सपेंशन या रिंग कंप्रेशन या हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट वगैरह वगैरह करते थे। यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, रेडिकल मैकेनिज्म कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं दिखाती है। दूसरा, आप HCl कहो या HI कहो या HF कहो, आप इनको कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हो। ओनली एंड ओनली HBr will used विजय रीजन है द पोलैरिटी, बट आपको उसके पोलैरिटी रीजन पे नहीं जाना है। HCl और HF बहुत स्ट्रॉन्ग पोलर हैं, तो यहाँ पे तो चार्ज क्रिएट होगा पॉजिटिव नेगेटिव का, वहाँ पे रेडिकल नहीं बनेगा। और आयोडीन के साथ रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, इसलिए नहीं जाती है। तो मैं बहुत बहुत शिद्दत से बता देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा कि आपके सामने HBr है और यहाँ लिखा है इसने परऑक्साइड, और फिर से एकदम सेम रिएक्टेंट, यहाँ लिखा है HCl, फिर लिखा है परऑक्साइड, तो गलती मत कर जाना, गलती मत कर जाना। और प्रोडक्ट बनाते टाइम, ठीक है, यहाँ पे चूंकि HCl है तो परऑक्साइड का कोई रोल नहीं होगा। मैं आपको बहुत साफ बता दूं, यहाँ तो परऑक्साइड चलो रोल बन जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये मार्कोनिकॉफ ही काम करेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यार HCl या HF भले ही परऑक्साइड लिखा हो, उसका कोई रोल नहीं है वहाँ पे, वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपका मार्कोनिकॉफ सिस्टम M के सिस्टम लिख देता हूँ, और यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ सिस्टम होगा, इस बात का ख्याल रखना है। तो बखूबी आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि HBr के अलावा अगर HCl हुआ या HF हुआ तो आप उसको यूज में नहीं लोगे। तो आपको ओनली क्या यूज लेना है, HBr लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना है। इवन अगर मान लो सवाल कुछ ऐसे आता और यहाँ लिखा होता HBr, अब इसके दो पॉसिबिलिटी है, एक देगा परऑक्साइड के प्रेजेंस में और एक देगा इसी सेम रिएजेंट को, कुछ नहीं लिखेगा, बस HBr लिख के छोड़ देगा। ठीक है, पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, पोलर नॉन प्रोटेक्ट, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ CCl4 ले लेना, बेंजीन ले लेना, जो भी ले लेना। बात ये नहीं है, बात ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे ना यार, वो दोनों एकदम अलग अलग बनेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट ये आएगा, जबकि यार यहाँ पे प्रोडक्ट 5 की जगह 6 रिंग आएगी, और 6 रिंग के बाद जो हमने सीखा है कि हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ये आएगा, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, या यूँ कहूँ कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्योंकि मार्कोनिकॉफ है, और चूंकि ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ है, इसलिए कोई भी रिंग का अरेंजमेंट या मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो HF, HCl और HI के साथ कभी भी परऑक्साइड डालते हुए भी आपको एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं मिलेगा, और कोई भी रीअरेंजमेंट परऑक्साइड अगर HBr है तो नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, बाकी आप कितना क्वेश्चन के साथ खेलते हो ये तुम्हारी हेडेक है, कितने क्वेश्चन अच्छे अच्छे करते हो आपकी मर्जी। यही चीज़ अगर मैं अल्कीन की जगह अल्काइन ले लूँ
रिएक्शन विद अल्काइन कर दूं, रिएक्शन विद अल्काइन कर दूं, तो यार अल्काइन कुछ ऐसी रिएक्शन दिखा देगी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये मेरी अल्काइन है, मैं इसमें HBr यूज कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 मोल है और यहाँ पर ऑक्साइड पड़ा है, ठीक है। तो देखो पहले में तो कोई फर्क नहीं है, जहाँ पे भी H ले आओ, जहाँ पे Br ले आओ, या जहाँ पे माने H ले आया, डबल बॉन्ड CH यहाँ Br ले आया, लेकिन चूंकि 2 मोल थे, अब आप डिसीजन लो, अब आप डिसीजन लो कि जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे Br आएगा, ठीक है, और बाकी ये H है ही सदाबहार, इसको हम लोग विसिनल विसिनल हैलाइड्स बुलाते हैं यार, क्या बुलाते हैं, विसिनल हैलाइड्स। और जबकि 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 अगर आपके पास ये होता, आपके पास ये होता कि आपके पास HBr होता और उसमें कुछ नहीं लिखा होता, नथिंग, तो आपको पता है कि यार एक बार तो देखो ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr, लेकिन चूंकि HBr के 2 मोल है, कुछ भी नहीं लिखा है, उसने मेंशन कुछ भी नहीं किया है, तो आप मार्कोनिकोव मान के चलोगे, और इस बार मार्कोनिकोव मानोगे तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसे आएगा माय डियर। आप देख पा रहे हो कि ये प्रोडक्ट हमारा जेमिनल प्रोडक्ट है, और ये आप देख पा रहे हो कि हमारा क्या है बेटा, विस्नल प्रोडक्ट। तो ये आपको दिमाग लगाना है कि जेमिनल कब बनेगा, विस्नल कब बनेगा। तो हम सीख ये पा रहे हैं कि यार अगर अल्काइन है और मेरे पास परऑक्साइड है तो मैं जेमिनल बनाऊंगा, सॉरी विस्नल बनाऊंगा, और अगर परऑक्साइड नहीं लिखा है तो मैं जेमिनल बनाऊंगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से मेंटली रेडी रहो, क्या करना चाहता है क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि यार रिएक्शन ऑफ एल्काइन विथ सोडियम एंड लिकर अमोनिया, सोडियम एंड लिकर अमोनिया, लिकर बोले तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म ऑफ अमोनिया होती है, ठीक है, ओके। हाँ, इसको बताने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि यार मान लो मेरे पास ये कोई अल्काइन है, ओके, और मैं इसको H2 से रिएक्ट करा रहा हूँ, इसको हम लोग सोडियम और लिकर अमोनिया में डालते हैं। पहले बता देना प्रोडक्ट क्या बनता है, इसको अपन लोग ब्रिज रिडक्शन बुलाते हैं, BIRCH, ब्रिज रिडक्शन बुलाते हैं। और आपको ये एक ट्रांस एल्कीन देती है यार, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ यार कि मुझे ट्रांस एल्कीन देती है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे कुछ मैकेनिज्म छुपी हुई है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म छुपी हुई है, एडिशन हो ही रहा है, फ्री रेडिकल ही हो रहा है। तो आओ देखते हैं कैसे कहानी चल रही होगी। देखो यार होता क्या है कि हमारे पास सोडियम है, मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, अब सोडियम अपने आप को आयोनाइज कर लेता है, या अपने गैसेस में से मान लेना, तो ये Na+ और ये इलेक्ट्रॉन में आएगा। अब चूंकि यार ये मेरा अल्काइन है और मैं इस अल्काइन को यूवी लाइट की प्रेजेंस में लाइट दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, और मैं इसको फ्री रेडिकली ब्रेक कर रहा हूँ। ध्यान से समझना मेरे बच्चा, एक रेडिकल यहाँ आया, एक रेडिकल यहाँ आया, तो इधर अब होता क्या है, ये जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा ना, ये इस सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है इस रेडिकल के पास चला जाएगा, और चूंकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि जब कोई रेडिकल इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो आपका चार्ज क्रिएट होगा, उस पर तो क्या क्रिएट होगा, चार्ज क्रिएट होगा, है ना। आप समझ लो, बैलेंस करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन खिला दो, चलो, और ये कुछ ऐसे रह जाएगा। मैं इसको अपोजिट में लेके जा रहा हूँ, मेरे अपोजिट में ले जाने का कारण बस ये है कि मैं इसको स्टेबल बना रहा हूँ, नहीं तो मैं सिंपल ले जाता, है ना। और होने ये वाला है कि
आप लिकर अमोनिया का जो ये अमोनिया लिखते हो, ये ऐसे ब्रेक हो सकता है माइनस और प्लस में, ये H प्लस यहाँ चला जाता है, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाता है, H यहाँ आ जाता है, ये रेडिकल का रेडिकल ही है, प्लस बाय प्रोडक्ट में Na यहाँ पे है और NH2 माइनस यहाँ पे है, जिसको आप बुलाते हो कि NaNH2 बाहर निकला होगा। जो हादसा यहाँ हुआ होगा वही हादसा वहाँ पे भी होगा। मतलब बेटा मेरा, मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सोडियम ने फिर से अपने आप को आयनाइज किया होगा, इलेक्ट्रॉन आया होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा, और अब आप अमोनिया डाल ही रहे हो, ये H प्लस और ये प्लस वापस यहाँ चला गया होगा। तो अल्टीमेटली हम देख ये पाए कि हमने किसका ऑप्शन ऑप्टेन किया, ये हमने ट्रांस अल्कीन को एज अ प्रोडक्ट ऑप्टेन किया है। ठीक है, तो सीखा ये हमने कि जब भी कभी हमको ट्रांस से अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बनानी हो तो फॉलोड बाय दिस मैकेनिज्म हम ऐसा कर सकते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं तब से क्या फ्री रेडिकल के बारे में बता रहा हूँ, कौन कौन सी रिएक्शंस करवा रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें आपके नॉलेज में होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए। आप इसके क्वेश्चन को कैसे अटेंड करोगे, ये बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री में। ठीक, बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं। हमने इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ ली, हमने रेडिकल पढ़ ली, और अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शॉर्टकट में हम लोग NAR बुलाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। इस रिएक्शन में जो मेन हमको पढ़ना है, पहले आपको बता दूं क्या है, क्योंकि इस बार हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा ऐड होने के लिए। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात मत मानना, आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को एक बार ऐड करके देखना, आपको एहसास हो जाएगा कि मैं न्यूक्लियोफाइल ही क्यों बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल भी तो हो सकता था। तो यार अगर ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये मेरा रिएजेंट है, मैं रिएक्शन को प्रोसीड करके प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो यार मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लेना मेरी बात, तुम एक बार इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके पहले देखो और एक बार न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके देखो, तुम्हारी जो मर्जी वैसे करो। मैं तुम्हारे बस सामने दिखाना चाहता हूँ कि तुम कहाँ रॉन्ग हो गए। अगर थोड़ी देर के लिए मान लो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो होगा क्या, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, ये बॉन्ड आप ऐसे तोड़ोगे, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, और ये स्पेस चला गया, मतलब आपको ये OE दिखाई देगा और ये पॉजिटिव दिखाई देगा। और अगर आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए सोचा तो आपने इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ा, आपने इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ा, ये O माइनस आया, यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल आया, और अब आप पर्सनली सोचो यार कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। उस रिएक्शन को ही हम कंसिडर करेंगे कि हाँ यार ये मेरी रिएक्शन मानी जाएगी। देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट ऑक्टेट, वहाँ पे मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। तो चूंकि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ज़्यादा मेजर, ज़्यादा स्टेबल कौन बनेगी, ये वाली बनेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार ये रिएक्शन जो है ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि सबस्ट्रेट डिसाइड करता है कि उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना चाहिए या उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना चाहिए, एंड ओवरऑल सबस्ट्रेट डिसाइड करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है सबस्ट्रेट और रिएजेंट में कौन डिसाइड करता है रिएक्शन के लिए, तो आंसर है सबस्ट्रेट डिसाइड करता है। ठीक है, नहीं तो आप दोनों का अटैक करा सकते थे। तो रिएक्शन को कैसे हम लोग नाम दे देते हैं, मैंने क्यों उसको इलेक्ट्रोफिलिक नाम नहीं दिया, मैंने क्यों उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नाम दिया, इसके पीछे कारण ये है।
है ना। तो देखो यार केमिस्ट्री है, ऐसे नहीं बनी है, कुछ रीजंस कुछ कारण के साथ बनी है, इसलिए आप ऐसा करते हो। बाकी तो यार जो आपने कंसिडर किया, जैसे मान लो मैंने इसको कंसिडर किया प्रोडक्ट, मैंने फाइनली ये जजमेंट ले लिया कि हाँ यार मुझे न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शन कंसिडर करनी है, तो मैंने इसका अटैक कराया और ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे मैंने NO लिया। बाकी आप वैलेंसी पूरी करने के लिए किसी इलेक्ट्रोफाइल को बाद में ले आ सकते हो, H+ को ला सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में होगा। और यार आपको पता है द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप केमिस्ट्री पढ़ के आए हो इतनी कि द स्लोएस्ट स्टेप, ये बेटा मेरा स्लो स्टेप है, ये मेरा फास्ट स्टेप है, तो रेट को डिटरमाइन कौन करेगा, ये वाला स्टेप करेगा, और जो रेट डिटरमाइन करेगा वही रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। पीछे जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे थे तो आप देख रहे होगे मैंने पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया है, फिर बाद में जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे देखो मैं न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल बाद में ऐड कर रहा हूँ। तो अगर आप ये बात पकड़ लोगे ना कि मुझे किस मैकेनिज्म से जाना है, तो मेरी मानो आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा, माइंड में आपके मैकेनिज्म सेट हो जाएगी यार उसको लेकर कि हाँ यार ये ऐसे होना, ये ऐसे होना, ठीक है। अब एक मन में एक सवाल बच्चों के होता है, मैं ही एक्चुअली बच्चों से सवाल करता हूँ, बच्चे मुझसे नहीं करते इस बात का सवाल कि यार ये मान लो न्यूक्लियोफाइल तुमने डिसाइड किया, तो पहले ये बॉन्ड टूटा होगा और फिर ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, या पहले न्यूक्लियोफाइल आया होगा और ये बॉन्ड टूटेगा। फिर से सवाल, पहले ये बॉन्ड टूटेगा फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा, या पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा और फिर बॉन्ड टूटेगा। अगर तुम बोलोगे कि भैया पहले ही बॉन्ड टूटेगा, सर ये पहले बॉन्ड टूटेगा अपनी मर्जी से, तो भैया केमिस्ट्री ये बैठे बैठे बॉन्ड तो टूट नहीं सकता, ठीक है, बैठे बैठे बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, इसलिए पहले बॉन्ड तो नहीं टूटेगा। अब सवाल ये है कि सर अगर पहले बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये बात तो फैक्ट है कि सर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की वजह से बॉन्ड टूटेगा। अब ये तुम बच्चे क्या अच्छे अच्छे टीचर नहीं जानते इस बात को, भाई ये तुमने बॉन्ड तोड़ा, किस जगह पे बॉन्ड तोड़ रहे हो, तुमने इस पर अटैक किया, कार्बन का तो यार अगर अटैक करने से पहले सोचो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो कार्बन कहाँ बुला रहा है, कार्बन के पास कोई डी ऑर्बिटल है, कार्बन के पास कोई डी ऑर्बिटल है जो न्यूक्लियोफाइल इसके डी ऑर्बिटल में अटैक कर रहा हो, नहीं, पी ऑर्बिटल था, सारा सारा भर गया, खत्म, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरे है ना यार, तो तुम अटैक कहाँ करते हो, तुम कहाँ अटैक करते हो, तो याद रखना तुम इसके एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करते हो। किस पे अटैक करते हो, ये आपका पाई बॉन्ड है, तो ये पाई का सिग्मा और ये पाई का एंटी, आप ऐसे लिखोगे पाई एस्ट्रिक्स CO, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होगा पाई एस्ट्रिक्स CO, तो उसको हिंदी बताना चाहता है कि वो इसके कहाँ अटैक करता है, इसके एंटी बॉन्डिंग CO पे अटैक करता है। बॉन्डिंग तो जगह ही नहीं है ना, 4 वैलेंसी पूरी मतलब खत्म हो गया ना यार, चारों चारों खत्म हो गया ना यार, कहाँ जगह खाली पड़ी है मेरे पास, मैं कहाँ अटैक करा दूँ। तो ये बात याद रखना कि ये न्यूक्लियोफाइल इसको जब अटैक करता है, इस वजह से जो बॉन्ड खुलता है, तो बॉन्ड खुलने से पहले ये जो अटैक होता है ये पाई एस्ट्रिक्स CO अटैक होता है, मतलब एंटी बॉन्डिंग अटैक होता है, उसके बाद ही आप ये प्रोडक्ट बना पाते हो, ये ऐसे। और इसी वजह से ये स्टेप जो है, इसी वजह से ये जो स्टेप है ये आपका स्लो स्टेप माना जाता है, इसी वजह से। नहीं तो आप देख पा रहे हो सेकंड स्टेप फास्ट है, क्योंकि अब तो एक बार जब नेगेटिव चार्ज आया तो भैया हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर ही देगा, है ना। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हमारा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसको उसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करना होता है, फिर बॉन्ड खुलता है, दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बुलाते हैं, सॉरी सॉरी यार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बुलाते हैं, ठीक है, कि आप ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं। तो आप मेरी पूरी बात को समझ पा रहे हो कि हमने क्या किया, तो हमने ये देखा कि यार ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, ठीक है। अब चूंकि आपने कभी रेट लॉ पढ़ा हो केमिस्ट्री में, थोड़ी काइनेटिक्स की नॉलेज हो, तो रेट को अपन लोग बोलते हैं dx/dt या dy/dt, जो आपको बोलना है वो किसके बराबर होगी, एक तो इसके भी होगी नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, और दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल का, मतलब दोनों डिसाइड करेंगे, यहाँ कांस्टेंट लगा लो कि लगाना है, तो फाइनली तुम्हारा जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब हिंदी भाषा में ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस रिएक्शन में दोनों रिस्पॉन्सिबल है अटैक करने के लिए। हमारा सबस्ट्रेट भी रिस्पॉन्सिबल है, सबस्ट्रेट का नेचर कैसा है इस बात पे भी रिएक्शन का रेट डिसाइड होगा, और आने वाला न्यूक्लियोफाइल कैसा है उसको डिसाइड होगा। न्यूक्लियोफाइल बल्कि है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, सबस्ट्रेट क्राउडेड है, लेस क्राउडेड है, सबस्ट्रेट के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी कहानी हमारे पास है। हम बहुत सारी कहानी के साथ इसको पढ़ते हैं, बहुत सारी कहानी के साथ इसको टैकल करते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि मैं कैसे करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ और क्या चाहता हूँ एट द एंड आपसे, ठीक है। तो जब हम लोग नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे, ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हो सकता है आज आपको कुछ डिस्टर्बेंस नज़र आया हो, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा यार, ठीक है। और ये मेरा कोड याद रखिएगा, दैट इज कोड इज धीरेन, यहीं से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, बगल में आपके होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।